Assalamu alaikum. This is Hussain Miri, and today our topic of discussion is action potential, synapses and neurotransmitters. तो इनमें जो है वो एक्शन पोटेंशियल्स को स्टार्ट करते हैं। अगर सिनेप्सिस और न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह शायद हम लास्ट लेक्चर में चीज़ें पहले से भी कवर कर चुके हैं। सो न्यूरॉन आपको पता है क्या होता है? एक कोई भी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ न्यूरॉन। जो चीज़ें आपको आती हैं वो चीज़ें मैं दोबारा से नहीं करवाऊंगा। Unipolar neuron are the neuron that have only one pole from a single pole, both axon। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही एंड होता है। जिसमें एक मतलब मेल है उसकी या जो भी एक पर्सन है, आदमी है, उसकी दो लेग्स हैं, तो उसके उस हिसाब से सिर्फ दो ही मतलब एक नॉट होगी, एक सेंटर पॉइंट आगे, वहां से दो टांगे निकल रही हैं या दो पोल्स निकल रहे हैं, जिनको हम कहते हैं मतलब वहां से दो चीजें निकल रही हैं फ्रॉम अ सिंगल पोल बोथ एक्सॉन। मतलब ये स्ट्रक्चर इसके बने हुए हैं या नहीं? ओके, यूनिपोलर बॉडी से एक एंगल निकला है, ये जो छोटी सी जगह है इसकी वजह से इसको यूनिपोलर कहा जा रहा है। एक पोल निकला है और उससे इसके दो एक्सॉन निकल आए हैं, दोनों तरफ एक्सॉन या डेंड्राइट है, एक तरफ एक्सॉन है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो छोटा सा एक स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल स्ट्रक्चर यहाँ से निकल रहा है, इस वजह से इसको यूनिपोलर कहते हैं। इसकी सेल बॉडी से दो स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? बाईपोलर। और मल्टीपोलर क्या होता है कि उसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं और सिंगल एक्सॉन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन तीन ही है, नर्व सेल बॉडी है, डेंड्राइट एंड एक्सॉन है। डेंड्राइट एंड एक्सॉन फ्रॉम द फॉर्म प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन। प्रोसेसेस कहते हैं ये जो रेशियो होते हैं, ये जो रेशियो नंबर स्ट्रक्चर हैं, इनको हम कहेंगे प्रोसेसेस। ठीक है, डेंड्राइट शॉर्ट होती है, एक्सॉन लॉन्ग होती है। डेंड्राइट शॉर्ट क्यों होती है? क्योंकि इसने इन्फॉर्मेशन को टुवर्ड्स सेल बॉडी लेके आना होता है। ठीक है, और एक्सॉन लंबी इसी वजह से होती है क्योंकि इसने अगले न्यूरॉन की तरफ लेके जाना है, टू कवर अप द डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। ये दूसरी तरफ जो है वो होता है। तो बेसिकली जब भी नर्व सिग्नल आता है, वो यहाँ से इसके इंटर होता है, सेल बॉडी इसको प्रोसेस करती है, एंड थ्रू एक्सॉन वो उसको नेक्स्ट न्यूरॉन या नेक्स्ट जो भी स्ट्रक्चर होगा उसकी तरफ उसको पुल कर देगी। एक्सॉन लॉन्ग होते हैं। ठीक है, और इन दोनों को डेंड्रोन एंड एक्सॉन आर यूजुअली कॉल्ड नर्व फाइबर, और इनको हम नर्व फाइबर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सेल मेम्ब्रेन होती है, हमारी सेल बॉडी है, क्योंकि ये सेल बॉडी है, सेल है। ठीक है, तो इसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ये डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है जो कि लंबा स्ट्रक्चर, और एक्सॉन के ऊपर जो है वो ओलिगो डेंड्रोसाइट है। ठीक है, यानी कि वही जो हमने माइलन शेथ, ये हमारी माइलन शेथ है, वो ओलिगोडेंड्रोसाइट है, और ये हमारे आगे माइलन शेथ, और ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल। तो जब भी कोई सिग्नल आएगा वो यहाँ से इसके अंदर सेल बॉडी के अंदर आएगा, यहाँ से पास करेगा जंप करके। ठीक है, वी नो दैट ये जो माइलन शेथ होती है, ये बेसिकली न्यूरॉन्स को या नर्व सिग्नल को पास नहीं होने देती। तो वो क्या करेगी? नर्व सिग्नल यहाँ पे जंप करेगा, ऐसे एक दो तीन चार जंप लगा के आगे जाएगा। जंपिंग से लगता तो ये है कि उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, बट इस जंपिंग से उसकी स्पीड ज्यादा तेज हो जाती है। वो जल्दी विदाउट माइलिनेशन, या ये जो फैट की जो एक लेयर होती है, अगर ये ना हो तो स्पीड स्लो होगी, लेकिन ये जंपिंग जो है ये इस स्पीड को तेज कर देती है। तो नॉड्स ऑफ रणवीर, ये भी नॉड ऑफ रणवीर है, ये भी, तो हर एक से वो जंप करती हुई जो है वो अगले एंड तक जाएगी, और यहाँ से अगले न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इस तरह ब्रेन से लेके हमारे हाथ तक या हमारी जो भी बॉडी पार्ट है, वहां तक इस तरह न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन्स के आगे दूसरा, उसके आगे तीसरा, इस तरह बनते जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, ये आपको पता है, सोमा इरेगुलर शेप होता है, हमने देख लिया। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा जिसको न्यूरोप्लाज्म कहेंगे। और अदर सेल्स के अंदर हम यूजुअली साइटोप्लाज्म का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यहाँ न्यूरोप्लाज्म का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा? एक लार्ज न्यूक्लियस है, नाइजल बॉडीज है, न्यूरोफाइबर फाइब्रिल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी apparatus है। ऐसे ही याद कर लीजिएगा। अब इनमें नाइजल बॉडी एंड न्यूरोफाइब्रिल आर फाउंड ओनली इन नर्व सेल एंड नॉट इन अदर सेल्स। इधर इट्स एन एमसीक्यू या ब्लैंक ऑप्शन, कि जो निजल बॉडीज हैं और न्यूरोफाइब्रिल्स हैं, बोथ ऑफ दीज आर जस्ट अवेलेबल इन न्यूरॉन सेल्स या नर्व सेल्स। अदर देन, इसके अलावा आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, ब्रेन, उसके अलावा सॉरी मसल सेल्स हैं, उनके अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स और निजल बॉडीज का कोई कंसेप्ट नहीं है। डेंड्राइट जो है वो ब्रांच प्रोसेस होता है न्यूरॉन का, और इट इज ब्रांच रेपिडेडली। हमने ऊपर भी देखा एक्सॉन एक ही है, ठीक है, लेकिन डेंड्राइट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, डेंड्राइट में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, इट प्रेजेंट। अब एक्सॉन एक क्यों है? ठीक है, एक्सॉन के देखो लंबा है और एंड पे उसके कुछ एंगल्स हैं, बट डेंड्रॉन्स इतने ज्यादा हैं क्योंकि इसने मल्टीपल एंगल से, मल्टीपल साइड से जो है वो सिग्नल लेने की कैपेबिलिटी है। ठीक है, आगे इसने किसी आगे इसको पता है कि किस तरफ भेजना है। तो एक्सॉन्स कम होते हैं, डेंड्राइट्स ज्यादा होते हैं, ताकि मल्टीपल साइड से जो है वो हमें सिग्नल मिल सके, लेकिन आगे भेजना किस तरफ है वो ये स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, द साइटोप्लाज्म के अंदर ये हमारी चीजें हो गई। डेंड्राइट का निडल ग्रेन्यूल है, न्यूरोफाइब्रिल जो हमारा, सॉरी ऊपर जाना था।
जो सेल बॉडी है उसके अंदर कौन है, न्यूरोफिब्रिल एंड निडल बॉडी है, न्यूरोफिब्रिल निडल बॉडी। जो डेंड्राइट है इसके अंदर निडल ग्रेन्यूल है, निडल निडल बॉडीज नहीं है, निडल ग्रेन्यूल्स का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। बेसिकली मे बी बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर सिमिलर, बट स्टिल चीजें ये है कि आप अगर ब्लैंक के हवाले से देखोगे तो मेक श्योर करें कि आप वही लफ्ज लिखें जो स्लाइड में लिखा होता है, ठीक है। डेंड्राइट ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड द nerve cell बॉडी, वी नो दिस। यूजुअली द डेंड्राइट इज शॉर्टर देन एक्सोन, और डेंड्राइट हमेशा हमारा एक्सोन की निस्बत छोटा ही होता है। देन एक्सोन है, एक्सोन लंबा होता है, एक्सोन अराइजेज फ्रॉम एक्सोन hillock of the nerve cell body and it's devoid of nasal granules. So we find out कि हमारी जो सेल बॉडी है और डेंड्रोन है, बोथ ऑफ देम हैज नीडल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल्स, बट द एक्सॉन लैक्स नीडल ग्रेन्यूल्स। एक्सॉन के पास नीडल ग्रेन्यूल्स नहीं होते, बाकी दोनों के पास होते हैं। एक्सॉन हिलॉक क्या होता है, बेसिकली अगर सेल है तो वो एक गोल स्ट्रक्चर है या कोई भी एक राउंड स्ट्रक्चर है या सेमी राउंड स्ट्रक्चर है, उसमें एक पॉइंट है, ठीक है, एक बाहर को प्रूडेंस या कोई फर्क अलग दाना निकला है, उस दाने से आगे एक्सॉन ने निकलना है, ठीक है। तो उस दाने को हम कह देंगे एक्सॉन हिलॉक। ये एक ऐसी साइट है जहां से एक्सॉन निकलता है। लेंथ ऑफ एक्सॉन इज अबाउट 1 मीटर, 1 मीटर तक एक एक्सॉन हो सकता है, 1 मीटर आपकी बाजू से लंबा होता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट एक्सॉन तो यानी कि एक ऐसा एक्सॉन भी बॉडी में पाया जाता है जो आपकी बाजू से भी लंबा है। एक्सॉन ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और ये सेल बॉडी से दूसरी तरफ जो है वो उसको लेके चलते हैं। माइलिन शेथ का मैंने आपको बता दिया, कॉन्टिन्यूस नहीं होती, इसके दरमियान में एरियाज होते हैं जिनको नोड्स ऑफ रणवीर कहते हैं। और ये सेगमेंट ऑफ द नर्व फाइबर बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। दो नोड्स के दरमियान का जो सेगमेंट है, मतलब उन नोड्स को हम कह रहे हैं नोड्स ऑफ रणवीर, और उनके दरमियान में जो एरिया है जिसके पास माइलिन क्षेत्र है उसको कह देंगे इंटरनोड। माइलिन क्षेत्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट कलर ऑफ नर्व फाइबर। जो नर्व फाइबर का व्हाइट कलर है दैट इज ड्यू टू माइलिन क्षेत्र, ठीक है। न्यूरॉन को व्हाइट कलर जो दिया जाता है उसकी माइलिन क्षेत्र या उसकी जो फैट लेयर है उसकी वजह से उसको दिया जाता है। ये आप लोगों को आता होगा, इंसुलेटिंग कैपेसिटी है, फास्टर कंडक्शन है, यू नो अबाउट दिस। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स हमारे पास डिफरेंट माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड है, वही उसी बेस पे माइलिन क्षेत्र की बेस पे, ठीक है। ये भी आप लोगों को चीजें समझ आ जाएंगी। माइलिनेटेड नर्व फाइबर है जिसमें माइलिन क्षेत्र है, और नॉन माइलिनेटेड है जिसमें नर्व क्षेत्र नहीं है। तो इसमें जो है वो नोड ऑफ रणवीर होगा, इसमें नहीं होगा। इसमें सिर्फ एक्सोप्लाज्म है, न्यूरोलिम है, एक्सोलिम है। शिवान सेल्स भी नहीं होंगे, शिवान सेल्स होते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है माइलिन क्षेत्र। तो इनके पास ना माइलिन क्षेत्र है ना ही इनके पास शिवान सेल्स है इनके पास। तो माइलिनेटेड के पास जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होते हैं वो तीन है, न्यूक्लियस ऑफ शिवान सेल, माइलिन क्षेत्र, नोड्स ऑफ रणवीर। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस, तो यू कैन मेंशन कि जो पहले तो आप सिंपल बताओगे ना कि ये नोड्स होते हैं, इसके अंदर माइलिन क्षेत्र होती है, बट यू हैव टू मेंशन दीज थ्री थिंग्स जो कि स्पेसिफिकली इसको जो है वो डिफरेंशिएट कर रही हैं फ्रॉम नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर से। जो पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर की, डेट इज डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बेस पे माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड है। अगर हम इसको बेस्ड ऑन ओरिजिन कहाँ पे ये प्रेजेंट है उसकी बेस पे करेंगे तो ये दो मजीद की कैटेगरीज आ जाती हैं, क्रेनियल नर्व फाइबर एंड स्पाइनल नर्व फाइबर। अगर क्रेनियल नर्व फाइबर है तो क्रेनियल नर्व फाइबर के अंदर जो है ब्रेन, क्रेनियल का मतलब ही क्या होता है ब्रेन, तो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे तो क्रेनियल नर्व फाइबर है। और अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये चीजें प्रेजेंट होंगी तो ये जो है इट विल बी कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व फाइबर। डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, फंक्शन की बेस पे हम इसको तीन कैटेगरीज बेसिकली इसकी होती हैं या दो लिखी हुई है, सेंसरी एंड मोटर, ठीक है। अभी बेसिकली क्या हुआ, तीन तरह के अगर मैं आपको सिंपली अगर डिवाइड करूँ तो हमारे पास दो है ना। सेंसरी नर्व फाइबर, सेंसरी का मतलब है सेंसिट, फील करना। ऐसी कोई भी फाइबर जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रही है, ठीक है। जैसे हाथ को जलन महसूस हुई, हाथ आग पे आया, तो यहाँ से हाथ से आपके ब्रेन की तरफ जो एक सिग्नल लेके जाएगी, जो जो एक नर्व फाइबर सिग्नल लेके जा रहा है, दैट इज सेंसरी नर्व फाइबर, ठीक है। अब ब्रेन के अंदर मिक्स्ड फाइबर होते हैं, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन है, मिक्स्ड फाइबर, ठीक है। दे विल प्रोसेस द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली, और उस अकॉर्डिंग उसके मुताबिक जो है आगे अब जब ब्रेन उसी बॉडी पार्ट, बेशक उसी बॉडी पार्ट की तरफ अगर उसने सिग्नल करना है, लेकिन जब ब्रेन उस बॉडी पार्ट को सिग्नल करेगा टुवर्ड्स इफेक्टर, जब सिग्नल भेजने तो दैट विल बी मोटर फाइबर। मोटर का मतलब होता है कंट्रोलर, ठीक है। तो ब्रेन जो है वो आगे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो जो कंट्रोल वाला स्टिमुलस है दैट विल गो थ्रू मोटर नर्व फाइबर। बल्कि और जो दूसरा हमारा फ्रॉम हैंड या फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स ब्रेन जो सिग्नल आ रहा है दैट विल बी टर्म्ड एज सेंसरी नर्व फाइबर, राइट। ये आप लोगों, ओके। सो वी हैव लिपिड बाय लेयर,
लिपिड बाइलेयर होती है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं डिफरेंट, कार्बोहाइड्रेट की चेन्स होती हैं साथ में अटैच, ठीक है, इनसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, और ये फॉस्फोलिपिड होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। और आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके आगे हम देखते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन ऑफ लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी डिसॉल्व इन लिपिड्स, उनको जो है ऐसे तमाम चीजें जो डिसॉल्व हो सकती हैं विद इन द लिपिड, उनको कोई भी ट्रांसपोर्टर नहीं चाहिए क्रॉस होने के लिए, बिकॉज वो मेम्ब्रेन जो है वो हमारा लिपिड बेस्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ऐसी तमाम चीजें जो लिपिड में सॉल्युबल हो सकती हैं, वहां से पास आउट हो सकती हैं, दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ सच थिंग्स, तो वो तो गुजर जाएंगी। इसके अलावा जो आपका अदर देन मॉलिक्यूल, अदर देन दिस मॉलिक्यूल, लाइक प्रोटीन बेस अगर कोई मॉलिक्यूल है या इस तरह के जो मॉलिक्यूल है, दे कैन नॉट क्रॉस लिपिड बाय लेयर, वो लिपिड की लेयर को, स्ट्रक्चर को क्रॉस नहीं कर सकते। सो दे नीड, व्हाट दे नीड सेल ट्रांसपोर्टर, स्पेसिफिक टाइप ऑफ चैनल प्रोटीन चाहिए जो कि उनके उसको हेल्प कर सके पास आउट होने में। एक्स्ट्रा सेलुलर हाई सोडियम क्लोरीन वर्सेस इंट्रा सेलुलर हाई कैल्शियम। जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है सेल से बाहर, और इंट्रा सेलुलर का मतलब है सेल के अंदर। जो सोडियम है, इसके अलावा जो क्लोरीन है, इसके अलावा पोटेशियम है, बेसिकली ये तीन ही मेनली जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल को जो है वो मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। इफ यू कैन सी देयर इज मोर पोटेशियम इनसाइड देन आउटसाइड, बाहर तीन है अंदर छह है, ठीक है। क्लोरीन जो है वो तकरीबन बाहर ज्यादा है अंदर कम है, सोडियम भी बाहर ज्यादा है अंदर कम है, और अंदर प्रोटीन स्ट्रक्चर ज्यादा है। प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अंदर प्रोटीन्स की प्रेजेंस क्यों है, क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर बड़ा है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड द क्लोरीन, अंदर वाली साइड जो है हमारी नेगेटिव है, बाहर वाली साइड पे सोडियम पॉजिटिव भी मौजूद है, पोटेशियम पॉजिटिव भी मौजूद है, तो ज्यादा पॉजिटिविटी बाहर है, तो बाहर का पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है, इनर पोटेंशियल इज नेगेटिव। अब होना यह है कि सोडियम बाहर से अंदर आएगा, क्लोरीन बाहर से अंदर आएगा, और पोटाशियम जो है वो अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि लेवल लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है, बाहर ज्यादा अंदर कम, बाहर ज्यादा अंदर कम, और ये अंदर ज्यादा है बाहर कम है। पोटेंशियल डिफरेंस, एट रेस्टिंग स्टेट देयर इज अ डिफरेंस इन चार्ज अक्रॉस द न्यूरॉन। नहीं, मेरे में वो आ रही है। नहीं, एट रेस्टिंग स्टेट देयर इज जो खोले ना उधर वो होने लगे। एट रेस्टिंग स्टेट देयर इज अ डिफरेंस इन चार्ज अक्रॉस द न्यूरॉन मेम्ब्रेन, वही अभी अभी ने देखा कि रेस्टिंग स्टेट में देयर इज अ डिफरेंस, द इनसाइड ऑफ न्यूरॉन इज मोर नेगेटिवली चार्ज देन द आउटसाइड, अंदर वाली साइड नेगेटिव है, बाहर वाली नहीं है। दिस इज बिकॉज देयर आर मोर पॉजिटिव आयन आउटसाइड द सेल देन इनसाइड, द डिफरेंस इन चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और इस डिफरेंस को हम क्या कह देते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है मेम्ब्रेन की इनर साइड और आउटर साइड उसमें डिफरेंस। अब इनसाइड जो है वो ज्यादा नेगेटिव है आउटसाइड से, मोर नेगेटिव का मतलब है बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये हमने अभी देख लिया सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द। अच्छा, अंडर रेस्टिंग कंडीशन आउटसाइड ऑफ सेल इज पॉजिटिव एंड इनसाइड इज नेगेटिव, ये हमने देख लिया। इनसाइड नेगेटिविटी क्यों है, प्रोटीन की वजह से, ऑर्गेनिक फॉस्फेट की वजह से, और सल्फेट्स की वजह से, जो कि सेल से बाहर नहीं निकलते, ये स्ट्रक्चर सेल को क्रॉस नहीं कर सकते फ्रीली, ऐसे नहीं मूव करते, मतलब जब दिल के बाहर हो गए ऐसा नहीं थी, ठीक है। तो ड्यू टू देयर प्रेजेंस इनसाइड द सेल, ये क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएंगे। सो दे कॉज नेगेटिविटी इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अब इनकी नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि प्रोटीन अंदर ज्यादा मौजूद है, तो दे विल कॉज सेल मेम्ब्रेन का नेगेटिव पोटेंशियल when positive ions are removed from the interior of the cell, अगर आयंस को, पॉजिटिव आयंस को बाहर से रिमूव कर दिया जाए, यानी कि अगर यहाँ से पॉजिटिव आयन बाहर निकल जाए, जितने भी हैं ये सारे जो हैं इनको बाहर निकाल दें, तो प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड और फॉस्फेट जो है वो अंदर, क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पे इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि वो ओवरऑल इस चीज को नेगेटिव चार्ज जो है वो दे देते हैं। सो सेल इज पोलर बॉडी, सेल क्या है, पोलर बॉडी। पोलर बॉडी का मतलब है सेल के दो पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड। ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल आउटसाइड बिकम पॉजिटिव एंड इनसाइड पॉजिटिव, वी विल सी दिस पॉइंट फर्दर ऑन। मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ नर्व फाइबर व्हेन इट इज नॉट ट्रांसमिटिंग सिग्नल और इन रेस्टिंग कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन में 90 -90 मिली वोल्ट है इनसाइड पे, लार्ज नर्व है, मतलब 90, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, करंट होता है आपकी बॉडी में, करंट होता है,
ठीक है। -90 मिली वोल्ट होती है रेस्टिंग स्टेट में। एक नर्व फाइबर जब वो किसी भी इम्पल्स को या किसी भी नर्व सिग्नल को कंडक्ट नहीं कर रही, तो उसके अंदर -90 मिली वोल्ट का जो है वो सेल मेम्ब्रेन का चार्ज होता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरली एट -70 मिली वोल्ट ड्यू टू के लीकेज चैनल एंड लिमिटेड एन ए परमिएबिलिटी। और जनरली जो है ये -70 मिली वोल्ट पे होता है, क्योंकि के जो है वो लीक करता रहेगा। जो अगर इस स्ट्रक्चर में है, के बेसिकली लीक हो जाता है बाहर को, क्योंकि ये छोटा मॉलिक्यूल है, ये बाहर आ जाता है। बट सोडियम इज नॉट दैट मच अलाउड फ्रीली। तो सोडियम आएगा नहीं, के बाहर आ जाएगा। तो अंदर वाला जो चीज है वो मोस्टली नेगेटिव रहेगी। ठीक है। पोटेशियम जो है यहाँ से बाहर आ जाएगा क्योंकि वो परमिएबल है। बट सोडियम की परमिएबिलिटी लिमिटेड है, तो ये अंदर नहीं जा सकता। ठीक है। हायर से लोअर की तरफ जाना है। ठीक है। तो ये सोडियम जो है ये अंदर नहीं जा सकता। इसकी वजह से अंदर वाली साइड जो है वो नेगेटिव रहती है, और उसका एक्शन पोटेंशियल कितना रहेगा, सॉरी पोटेंशियल कितना रहेगा, -70 मिली वोल्ट। अब जो बेसिकली होता क्या है, फिर चेंज कैसे होता है, जो चार्ज आना है वो आएगा कैसे। तो वो आता है बेसिकली सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ये वो पंप है जो एटीपी को इस्तेमाल करते हुए सोडियम और पोटेशियम को मूव करता है। थ्री सोडियम बाहर भेज के दो पोटेशियम को अंदर लेके आएगा। ठीक है। सोडियम लीक कर रहा है, पोटेशियम अंदर, सॉरी पोटेशियम लीक कर रहा है आउटसाइड, टुवर्ड्स आउटसाइड ऑफ द सेल, जिसकी वजह से इनर साइड नेगेटिव हो गई है। तो बेसिकली ये काम करेगा, ये क्या करेगा, तीन सोडियम अंदर लेके आएगा, दो पोटेशियम बाहर भेज देगा। ये अल्टरनेट चेंज है। तीन सोडियम अंदर, दो पोटेशियम बाहर, तीन सोडियम अंदर, दो पोटेशियम बाहर। कंट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप इन आरएमपी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम पंप इन न्यूरॉन मेम्ब्रेन। तीन सोडियम जब एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे और दो पोटेशियम जो है वो डेटा ट्रांसपोर्टेड इन, तीन सोडियम बाहर गए, दो पोटेशियम अंदर आए, दिस लीड टू अ बिल्टअप ऑफ पॉजिटिव आयन आउटसाइड द सेल। अब इसकी वजह से बाहर क्या हो गया, बाहर जो है वो पॉजिटिव आयन इकट्ठे हो गए। क्यों? बॉडी अंदर से क्या कर रही है, जो न्यूरॉन की बॉडी है वो अंदर से क्या कर रही है, सोडियम उठा उठा के बाहर भेज रही है। तीन बाहर जा रहे हैं, दो अंदर आ रहे हैं, दो तीन पॉजिटिव मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं, दो पॉजिटिव मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि अंदर वाला जो साइड है, दैट इज हैज बिकम, सॉरी बाहर वाली जो साइड है, क्योंकि वहां पे ज्यादा पॉजिटिव आइंस चले जा चुके हैं, तो बाहर वाली साइड क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। सो वी गॉट अ पॉजिटिव आउटसाइड एंड द नेगेटिव इनसाइड। अब इट कंट्रीब्यूट -4 मिली वोल्ट इन आरएमपी। इसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है वो -4 मिली वोल्ट रह जाता है, यानी कम हो गया। और सॉरी ज्यादा हो गया। ठीक है। माइनस का मतलब है कि जितना कम, जो जितनी माइनस में बड़ी वैल्यू वो उतनी ही छोटी होती है। तो -4 मिली वोल्ट का मतलब है पोटेंशियल ज्यादा हो गया। ये हो गया हमारा। अच्छा, हम क्या कर रहे थे, सोडियम बाहर भेज रहे थे, पोटेशियम अंदर लेके आ रहे थे। तो जब पोटेशियम अंदर लेके आते हैं तो दे कैन डिफ्यूज बैक आउट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि पोटेशियम दोबारा भी बाहर जा सकता है। द न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज आल्सो 100 टाइम लेस इम्परमिएबल टू सोडियम आइन इन रेस्टिंग स्टेट। अब न्यूरॉन मेम्ब्रेन, ये वही पुरानी वाली बात है जिसको दोबारा से उसने बताया कि जो पोटेशियम है वो जो पोटेशियम है वो इतना परमिएबल नहीं है। ठीक है। सॉरी ज्यादा परमिएबल है, तो पोटेशियम निकल जाता है। बट सोडियम जो है वो लेस परमिएबल, 100 टाइम लेस इम्परमिएबल है। ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो है ये कैन नॉट डिफ्यूज बैक इनटू द सेल। सोडियम जो बाहर निकाला जा रहा है ये वापस नहीं आ सकता। बट जो सोडियम, जो पोटेशियम अंदर लेके आया जा रहा है वो वापस बाहर जा सकता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, -70 मिली वोल्ट, यानी बहुत छोटा पोटेंशियल है। जब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप ने जो काम किया है, इसकी वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये क्या है, -70 मिली वोल्ट। अब हम बात करते हैं हो क्या रहा है। एक्साइटेबिलिटी आपने पढ़ ली, डेफिनेशन आपको आती होंगी। रिस्पॉन्स ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ नर्व फाइबर, व्हेन अ नर्व फाइबर इज, अभी तक क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन में इनर साइड इज नेगेटिव, आउटर साइड इज पॉजिटिव। व्हेन अ नर्व फाइबर इज स्टिमुलेटेड बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, टू टाइप ऑफ रिस्पॉन्स डेवलप, दो तरह के आते हैं, एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स। एक्शन पोटेंशियल डेवलप इन अ नर्व फाइबर व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड बाय स्टिमुलस विद एडुकेट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ एडुकेट होनी चाहिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। थ्रेशोल्ड, एडुकेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग द एक्शन पोटेंशियल इन नर्व फाइबर इज नोन एज थ्रेशोल्ड और मिनिमल स्टिमुलस। देखो सिग्नल तो आते रहते हैं। ठीक है। और ओवरऑल बॉडी बहुत माइनर माइनर सिग्नल भी भेजती रहती है। बट उसको, एक्शन पोटेंशियल को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल चाहिए, स्टिमुलस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो एक्शन पोटेंशियल या जनरेट कर सके। अगर उस स्पेसिफिक, वो आगे आएगा,
अगर उस थ्रेश होल्ड वैल्यू से कम स्ट्रेंथ का, उससे कम स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया है, तो वो एक्शन पोटेंशियल नहीं अचीव होगा। और जो है वो कोई भी नर्व फाइबर जो है वो कंडक्शन वहां से नहीं होगी, कोई भी नर्व की इम्पल्स की जो कंडक्शन है वो वहां से नहीं होगी। तो थ्रेश होल्ड बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसी मिनिमम अमाउंट ऑफ, या मिनिमम एक सेट क्राइटेरिया है कि भाई इतना कम से कम इतनी अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता है तो ही उसको कंडक्ट किया जाएगा, अगर नहीं तो फिर इट विल नॉट बी कंडक्टेड फर्दर। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल और लोकल पोटेंशियल। व्हेन द स्टिमुलस विद subliminal स्ट्रेंथ इज अप्लाइड ओनली इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल डेवलप एंड द एक्शन पोटेंशियल डज नॉट डेवलप। जब कोई सब लिमिनल स्ट्रेंथ का मतलब है छोटी, मतलब जितनी स्ट्रेंथ हमें रिक्वायर्ड है, अगर उससे कम स्ट्रेंथ का कोई सिग्नल आता है तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल आ सकता है, उसमें एक्शन पोटेंशियल जो है वो डेवलप नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल इज नॉन प्रोपोगेटेड। इसको देखते हैं आगे। Transport of ion across the cell membrane due to a stimulus to change membrane potential from negative value to positive value and then back to negative value, giving rise to an impulse is called action potential. आयंस का जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करना है, ये कहीं समराइज फॉर्म में मिल जाए ना तो मैं आपको जल्दी इजीली करवा दूंगा। ड्यू टू स्टिमुलस टू चेंज मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम नॉर्मल नेगेटिव वैल्यू टू पॉजिटिव वैल्यू। अंदर वाली साइड क्या थी, नेगेटिव, उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए और दोबारा नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे आयंस हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट अकर ड्यू टू ड्यूरिंग एक्टिविटी और कलेक्टिविटी कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल में उस पे जो चार्ज की जो चेंज आई है उसको ओवरऑल हम एक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं। ठीक है, ये पीछे भी कुछ डेफिनेशन इस तरह की आई थी। फेजेस है, अब फेजेस के ऊपर अब मेरे ख्याल मैं ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा सकता हूँ। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट, बहुत कम पोटेंशियल है, ठीक है, ये उसका चार्ज होता है। डीपोलराइजेशन है, रीपोलराइजेशन है, और दोबारा नेगेटिव होती है जिसको आफ्टर डीपोलराइजेशन कहते हैं, पॉजिटिव होती है जिसको हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं। तो ओके, तो इट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इस फेज में किसी किस्म का कोई भी जो पोटेंशियल है या जो भी नर्व इम्पल्स है वो कैरी नहीं की जा रही। थ्रेश होल्ड पोटेंशियल, थ्रेश होल्ड लेवल है ये, ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल चेंज होता रहेगा, होता जाएगा। अब देखो ये और ये दोनों में, दोनों की हाइट में फर्क है, ये स्लो स्लो बढ़ रहा है और ये जल्दी से बढ़ गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता एक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जैसे ही थ्रेश होल्ड लेवल अचीव होता है। थ्रेश होल्ड लेवल क्या है, कि जैसे ही थ्रेश होल्ड लेवल क्या हुआ, अचीव हो गया, तो सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो मूव करेगा। और इस सोडियम के आने की वजह से एक्शन पोटेंशियल विल रीच हायर। देखो, -90, -65, -4, ठीक है, 0, 35, प्लस हो गया, पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, मतलब एक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। जो हमने रेस्टिंग -90 देखा था वो अब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नर्व इम्पल्स कैरी की जाएगी एंड देन देयर विल बी रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होगा कि सोडियम के चैनल क्लोज कर दिए जाएंगे और पोटेशियम ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है। सोडियम के चैनल क्या कर दिए गए, क्लोज कर दिए गए हैं, पोटेशियम के चैनल ओपन कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल दोबारा अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। अब होता ये है कि जैसे ही रेस्टिंग स्टेट पे आता है तो एकदम से रुक नहीं जाती चीज। ये रेस्टिंग स्टेट आ गई, चीज एकदम से क्या होती है, रुकती ही नहीं है। मतलब क्या है, अभी भी पोटाशियम का जो एक गेट है वो ओपन है, ठीक है, पोटाशियम का गेट क्या है, ओपन है। तो होता ये है कि मतलब अगर मैं कहूँ कि आप भाग रहे हैं, ठीक है, एकदम से मैं कहता हूँ रुक जाओ, ठीक है, तो आप वहां पे फौरन नहीं रुकते, आप थोड़ा सा आगे जाकर रुकते हो, ठीक है, आप फौरन वहीं पे ऐसे एकदम से स्टिल नहीं हो सकते। सो सेम इज द सीन यहाँ पे, कि जब पोटाशियम जो है ना, पोटाशियम का गेट ओपन है, पोटाशियम लीक आउट हो रहा है, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, ठीक है। और एट द एंड क्या होगा, कि पोटाशियम अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो गया, बट क्योंकि पोटाशियम अभी भी लीक हो रहा होता है, गेट ओपन रहता है, फिर वो थोड़ी देर बाद क्लोज होता है, ठीक है। तो जब वो इस वजह से ये जो स्टेट है इसको कहते हैं कि ये मजीद उसको डीपोलराइज कर देती है, ठीक है। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि ये जो नेगेटिव नीचे चला गया, इट विल टेक टाइम टू कम बैक टू रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है, वही दोबारा से पोटेशियम का लीक हो जाना, ठीक है, सोडियम का अंदर आना, उसकी वजह से दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव होना, ठीक है। तो ये देता है, ये जो एक स्टेज आ गई, ये जो लोअर स्टेज है जो पोटेशियम के ज्यादा निकल जाने की वजह से आई थी, इसकी वजह से 1 to 4 मिली सेकेंड का ये फेज है। ये 1 to 4 मिली सेकेंड का जो फेज है, ये हेल्प करता है कि फौरन से अगला पोटेंशियल जब वो अचीव ना हो जाए, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ से रेस्टिंग में ब्रेन और यहाँ से दोबारा ये एक्शन पोटेंशियल पे चला जाएगा।
जैसे ही नीचे आया फॉरेन एक्शन पोटेंशियल पे, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टिमुलस जो है वो आएगी और ओवर ट्रिगरिंग हो जाएगी। फिर ये जो काम है, ये जो हाइपर पोलराइजेशन वाला काम है, ये जो ज्यादा पोटेशियम थोड़ी देर एक्सेस के लिए पोटेशियम चैनल ओपन रहते हैं, इट हेल्प्स कि जो अगला कि अगला जो एक्शन पोटेंशियल है उसमें थोड़ा सा गैप आ जाए, 1 to 4 मिली सेकेंड का। ये भी हमारे पास आ गया। एज ए टोल्ड यू कि पोटाशियम इन सोडियम अंदर आ रहा है, ठीक है। बेसिकली सोडियम क्या था, बाहर ज्यादा था, पोटाशियम अंदर ज्यादा था। तो जब हमने चैनल ओपन किया तो सोडियम ने क्या किया, अंदर को इन्फ्लक्स किया, अंदर आ गया। जब से सोडियम अंदर आता गया, अंदर वाली साइड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव की वजह से एक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ठीक है। ये आ गया हमारा एक्शन पोटेंशियल। अब क्या होगा कि पोटाशियम के चैनल खोल देंगे। पोटाशियम के चैनल खोलेंगे तो पोटाशियम बाहर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसने बाहर को जाना है। तो पोटाशियम जब बाहर निकलेगा, अंदर वाली साइड दोबारा से नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और दोबारा से क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल कम होता जाएगा, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो है वो उससे थोड़ी सी स्टेज नीचे चली जाएगी, एंड देन इट विल कम बैक टू द नॉर्मल स्टेट। ठीक है। ये हाइपरपोलराइजेशन एंड देन द रेस्टिंग स्टेट। इस स्टेज पे देखो, वो कह रहा है कि सोडियम पोटेशियम शॉर्ट हो गए। सोडियम चैनल जब बंद हो गए, तो उसकी वजह से ये अब हमारा जो है वो एक थोड़ी देर, मतलब सोडियम थोड़ी देर तो निकलेगा ना, एक दो आगे, उसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर गया, और उसके बाद क्या हो गया, ये वापस आ गया। अब पोटेशियम चैनल ओपन हो गए तो पोटेशियम बाहर जाता रहा, जिसकी वजह से चार्ज जो इतना ऊपर चला गया था एक्शन पोटेंशियल, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, होता जाएगा। यहाँ पे आके बिल्कुल रेस्टिंग मेम्ब्रेन जैसे ही अचीव होता है कि पोटेशियम चैनल बंद हो जाते हैं। बट देर इज अ रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड या हाइपर पोलराइजेशन पीरियड। ये आपने याद रखना है। आवाज आ रही है ना बच्चों? तो आवाज आ रही है ना? हेलो? हाँ, आ रही है। इतना समझ आ गया बच्चों, ताकि मैं आगे डिटेल समझाऊँ भाई थोड़ी? मेरा एक क्वेश्चन है। जी। भाई अंदर तो कोई भी नेगेटिव ऐसा कोई भी आयन नहीं है, तो रेस्टिंग, वो सॉरी, अंदर चार्ज क्यों भी नेगेटिव है? ये लाइक हम जो मैंने ऊपर पोटेशियम देते ऊपर हैं वो भी ऊपर मुझे पॉजिटिव है। आगे आगे समझ आ गई। मैंने ऊपर आपको ये बताया था कि जो है ना, हमारा अंदर प्रोटीन्स होती हैं, फॉस्फेट होते हैं, सल्फेट होते हैं, सारों में नेगेटिव चार्ज है। वो प्रोटीन, वो फॉस्फेट, वो सल्फेट, वो दे कैन नॉट लीव। ठीक है। वो सेल के अंदर ही रहेंगे, उनकी वजह से नॉर्मल कंडीशन में अंदर नेगेटिव होता है। ठीक है। जब हमने एक्शन पोटेंशियल लेना होता है, फिर हम ये आयंस को, पोटाशियम को, सोडियम को आगे पीछे मूव करते हैं। ठीक है। इनकी मूवमेंट की वजह से फिर चीजें जो है वो अंदर पॉजिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल अचीव होता है। ठीक है। अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है, दैट इज ड्यू टू द प्रोटीन्स, द फॉस्फेट्स एंड द सल्फेट प्रेजेंट विद इन द सेल। आउटसाइड ऑफ द सेल तो इनका काम ही नहीं है ना, तो ये प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। जी ठीक है। ओके। कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन है। पहले सबसे पहले क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रही है। ठीक है। डीपोलराइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, कि चार्ज के अंदर कमी आ रही है। ठीक है। जो चार्ज का डिफरेंस है उसमें कमी आ रही है। डीपोलराइजेशन अकर फर्स्ट एट द साइट ऑफ स्टिमुलेशन इन द नर्व फाइबर। इट कॉज डीपोलराइजेशन ऑफ द नेबरिंग एरिया, लाइक द डीपोलराइजेशन ट्रेवल थ्रू आउट द नर्व फाइबर। इस तरह डीपोलराइजेशन जो है वो एक फाइबर से दूसरे और दूसरे से तीसरे में फैलती जाती है, आगे आगे चलती रहती है। ठीक है। पोटाशियम आइन जो है, सॉरी, सोडियम आइन जो है वो स्टिमुलेट हुए, वो अंदर को आए, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, सोडियम आइन फ्लड करेंगे। ठीक है। मैंने कहा पहले पोटाशियम सोडियम चैनल जो है वो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा स्टिमुलस आई। स्टिमुलस कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट थ्रेशोल्ड होनी चाहिए। जैसे ही वो आई तो सोडियम चैनल ओपन हो गए, अंदर वाली साइड सारी होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन चेंजेस टू बिकम मोर पॉजिटिव इनसाइड द न्यूरॉन। अंदर वाली साइड क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये हम देख चुके हैं। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस अबव द थ्रेशोल्ड वैल्यू -55 मिल अल्हम्दुलिल्लाह, अगर -55 मिली वोल्ट से ऊपर चला गया, ठीक है, डिफरेंस कम हो रहा है। देखो, अंदर वाली साइड नेगेटिव थी, बाहर वाली पॉजिटिव थी, बाहर से आयंस अंदर को आ रहे हैं, तो अंदर वाली साइड भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी नेगेटिविटी कम हो रही है। तो दोनों साइड के दरमियान में डिफरेंस कम हो रहा है। पहले वो 90 मिली वोल्ट का डिफरेंस था, अब वो कम होकर कितना रहेगा, सिर्फ -55 मिली वोल्ट का। ठीक है। जैसे ही थ्रेशोल्ड वैल्यू आएगी तो मेम्ब्रेन हो जाएगी डीपोलराइज, सोडियम ओपन हो जाएगा चैनल, और आता जाएगा सोडियम इतना ज्यादा अंदर आ जाएगा कि ये जो +30 मिली वोल्ट पे जो है वो हमारी एक्शन पोटेंशियल चला जाएगा। डीपोलराइजेशन इन इज एन ऑल और नथिंग रिस्पॉन्स इफ पोटेंशियल डिफरेंस रीचेज द थ्रेशोल्ड।
अगर थ्रेशोल्ड तक गया तो डिपोलराइजेशन होगी और एकदम से हो जाएगी, ठीक है। और अगर एक्शन पोटेंशियल ना आया, स्टेमिनस स्ट्रॉन्गर ना हुआ, तो होगी ही नहीं। ऐसा सीन नहीं है कि हल्की स्ट्रेंथ आ रही है तो हल्का जो है वो आ जाएगा, मतलब डिपोलर हल्का रिस्पॉन्स शो हो जाएगा। और जी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आ रही है तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का सिग्नल आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स शो हो जाएगा, तो ऐसा सीन नहीं है। एक थ्रेशोल्ड लेवल के स्टिमुलस आनी चाहिए। आप बेशक हजार छोटे छोटे स्टिमुलस जो थ्रेशोल्ड लेवल के नहीं है वो हजार भेज दें, स्टिल इट विल नॉट कॉज द स्टिमुलेशन, द डीपोलराइजेशन का स्टार्ट नहीं होने देगी, ठीक है। उसकी निस्बत एक ही सिग्नल हो लेकिन वो थ्रेशोल्ड लेवल तक का हो, तो इट विल लीड टू द डीपोलराइजेशन। उसके बाद होती है जैसे ही आफ्टर द न्यूरॉन मेम्ब्रेन हैज डीपोलराइज्ड 30 मिलीवोल्ट, 30 मिलीवोल्ट तक जब ये आ जाता है तो सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। पोटेशियम चैनल क्या होंगे कि वो बैक आउट ऑफ द न्यूरॉन, अब पोटेशियम बाहर बाहर निकालना जाएगा, ठीक है। जब बाहर जाएगा तो अंदर वाली साइड क्या हो जाएगी, बिकम मोर नेगेटिव, ठीक है। इनिशियल वेरी लार्ज चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज कॉल्ड स्पाइक पोटेंशियल, आल्सो कॉल्ड नर्व इम्पल्स। Negative after potential, after depolarization. Termination of spike potential, membrane potential returns slowly to its resting level. This is called negative after potential या after depolarization, या जिसको हमने ऊपर देखा कि ये वो फेज होती है रिफ्रैक्टरी पीरियड जो कि अवॉइड करता है कि देर इज अ शॉर्ट पीरियड आफ्टर रिपोलराइजेशन जो कि अवॉइड करेगा कि भाई बहुत ज्यादा जो है वो अगले स्टिमुलस के आने के अंदर थोड़ी सी ब्रेक दे दी जाए। फायदा क्या है, देखिए बिल्ट अप ऑफ पोटेशियम आयन इमीडिएटली आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन आफ्टर रिपीटेड एक्शन पोटेंशियल दैट स्लो डाउन पोटेशियम आयन आउटफ्लक्स। इसकी वजह से क्या होगा, अब बाहर जो है वो उसमें पोटेशियम आयन क्योंकि इकट्ठा हो गया, बहुत ज्यादा बाहर को जा रहा है तो इसकी वजह से। भाई हाँ जी। भाई इफ्लक्स और इनफ्लक्स में क्या डिफरेंस है? ई ई फ्लक्स, डबल एफ। ई फ्लक्स होता है हाँ, बाहर भेजना, इन फ्लक्स होता है सेल के अंदर की तरफ आना। ठीक है। अब पोटेशियम जो है वो बार बार बिल्ट अप ऑफ पोटेशियम आयन इमीडिएटली आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन आफ्टर रिपीटेड एक्शन पोटेंशियल दैट स्लोज डाउन पोटेशियम आयन आउटफ्लक्स। क्या हो रहा है कि सेल बाहर इतना पोटेशियम इकट्ठा हो गया कि वो पीछे जो बाकी पोटेशियम आ रहा है उसकी स्पीड को कम कर रहा होता है, ठीक है। इसको कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन प्रिवेंट करती है न्यूरॉन को कि वो रीस्टिमुलेट फौरन से रीस्टिमुलेट ना हो जाए, अगला एक्शन पोटेंशियल ना पकड़ ले। क्यों, अब देखो मैं अगर आपको डायग्राम पे लेके जाऊं, देखो ये इतना नीचे चला गया, अगर तो ये यहाँ पे होता और फौरन से अगला सिग्नल थ्रेशोल्ड लेवल का होता, इसने फौरन से अगला सिग्नल सिग्नल पकड़ना था, ऊपर पहुंच जाना था, ठीक है। ये जो है वो इतना नीचे चला गया कि उसको वापस आते हुए इट नीड टाइम 1 से 4 मिली सेकेंड का। तो इस टाइम में जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की, जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की थ्रेशोल्ड सिग्नल, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का सिग्नल आ जाए, इट विल नॉट कंडक्ट दैट, ठीक है। वो रेस्टिंग पे आएगा, अब सिग्नल थ्रेशोल्ड लेवल का आएगा और फिर एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये फॉरेन से स्टिमुलेशन को रोकता है। कंडक्टिविटी बेसिकली इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का उसका काम है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने देख लिया कि दोबारा से पोटेशियम आयन चैनल खत्म हो जाएंगे, मतलब बंद हो जाएगा, मेम्ब्रेन रिटर्न टू इट्स रेस्टिंग पोटेंशियल। द प्रोसेस वेयर अ न्यूरॉन इज डीपोलराइज्ड एंड रिटर्न टू रेस्टिंग पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल। और ये जो डीपोलराइजेशन का और उसके बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन तक वापस आने का मतलब, ये जो ऊपर गया ग्राफ वापस आया, नीचे गया और उसके बाद दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे आया, तो ये रेस्टिंग से वापस रेस्टिंग तक आने का जो एक फेज है इसको हम क्या कहेंगे, एक्शन पोटेंशियल। रिफ्रैक्टिव पीरियड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिस इंश्योर दैट वेव ऑफ डिपोलराइजेशन ट्रेवल इन वन डायरेक्शन। मतलब अगर फॉरेन से द आयन चैनल आर रिकवरिंग ड्यूरिंग द रिफ्रैक्टिव पीरियड, रिफ्रैक्टिव पीरियड अलाउ करता है कि वो जो आयंस और इधर उधर हुए हैं जो हमने मूव किए हैं वो अपनी नॉर्मल कंडीशंस में आ जाए। तो वो हाइपरवाइजेशन रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रेशर वापस आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें जो हम कर चुके हैं, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये डीपोलराइजेशन आ गई, ये हाइपरपोलराइजेशन आ गई, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है। एक, अच्छा इसकी आगे डेफिनेशन शायद हो, कंडक्शन थ्रू माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ये आपको समझ आ जाएंगी चीजें मैंने बताई हुई है कि ऑलरेडी, ये दोबारा वही चीज आ गई है। Absolute refractory period. Absolute refractory period is a period during which the nerve does not show any response at all, whatever may be the strength of stimulus. ये देखें एब्सोल्यूट कहाँ से शुरू हुआ है, जहां हमें पहला पोटेंशियल अचीव हो गया, ठीक है। ये इसने नीचे मिसाल भी दी हुई है, सब थ्रेशोल्ड। सब थ्रेशोल्ड का मतलब है कि जो लेस स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आया, तो लेस स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, तो उसने आगे कोई भी उसने एक्शन ही नहीं करवाया। जबकि स्ट्रॉन्ग जो आया जैसे थ्रेशोल्ड पे गया वो इंक्रीज कर गया, इंक्रीज करके वो वापस आया। अब यहाँ से जहां उसने थ्रेशोल्ड की तरफ जाना शुरू किया और जब तक वो वापस से नहीं आ गया, मतलब डीपोलराइज्ड हाइपर पोलराइज स्टेट तक नहीं पहुंच गया, तब तक जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का सिग्नल आ जाए, ये दोबारा से उसकी एक्शन पोटेंशियल को चेंज नहीं कर सकता। मतलब जब एक सिग्नल आ गया है
तो दूसरा सिग्नल इसने अचीव नहीं करना, उसको इसने सेंस ही नहीं करना। ठीक है। इवन दैट एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव करने के बाद भी हाइपरपोलराइजेशन स्टेट में भी उसने एक गैप देना है ताकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा से अचीव किया जा सके। और उस स्टेज में भी ये थोड़ा सा एक टाइम उन्होंने बीच में रखा हुआ है कि इस टाइम तक भी ये इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस। Relative refractive period during which the nerve fiber show response if the strength of stimulus is increased to maximum। relative period क्या है? ये आ गया हाइपरपोलराइजेशन से लेके अगले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक, मतलब अगले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक जब भी इसके दरमियान में अगर कोई भी सिग्नल आता है तो बॉडी उसको क्या करेगी, जो न्यूरॉन है वो उसको सिग्नल को, अगर वो स्ट्रांग इनफ है तो वो उसको जो अटेन कर लेगा, और उसके बाद उसको नेक्स्ट जो नर्व एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होना है उसको वो स्टार्ट कर लेगा। ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है जिसके अंदर कोई स्टिमुलस आ जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ भी आ जाए, जितनी मर्जी स्ट्रेंथ का सिग्नल, ये एमसीक्यू पूछ लेंगे भाई, ये पीरियड है, इसके अंदर जो है वो आपको -50 -60 सॉरी -40 मिली वॉल्ट का जो है वो एक स्टिमुलस आया है, तो कंडक्ट हो जाएगा कि नहीं? तो आपने सिर्फ ये देख के -55 से ऊपर का है तो हाँ जी कंडक्ट हो जाएगा, तो नहीं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड चल रहा है तो नहीं होगा। रिलेटिव के अंदर ये -55 से अबव, अबव का मतलब है -40 -30, क्योंकि माइनस के अंदर जो वैल्यू जितनी छोटी उतनी बड़ी, तो उसके हिसाब से ये उसको सिग्नल को स्टिमुलेट कर लेगा। ठीक है। समेशन ये हो गया हमारा कि जब स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस